हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, घर पे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये ब्लड रिलेशन चैप्टर का चौथा वीडियो है, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि वैसे विद्यार्थी जो मेरे चैनल के ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि यहाँ से जो कुछ भी आपको बताया जाए आप तक पहुँच पाए और उसका आप लाभ उठाएं। ये ब्लड रिलेशन चैप्टर का चौथा क्लास है। यदि आप डायरेक्टली इस क्लास को देखोगे तो कुछ भी समझ में आएगा नहीं, तो बेहतर ये होगा कि आप इसके पहले जो तीनों क्लासेज है उसे अटेंड करो और फिर इस क्लास को देखो, सब कुछ क्लियर होगा। पढ़ने के दौरान यदि आपको जो कुछ भी दिक्कत होते हैं उसे आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके हर एक प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके प्रॉब्लम को बिना देखे हम आगे बढ़ेंगे। आप जैसे बोलोगे, जितने प्रॉब्लम होंगे पहले डाउट को क्लियर करेंगे और फिर हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। इस चैप्टर के चौथे क्लास में आपको 2-3 बातें पहले सिखाते हैं, फिर हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि बाबू बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो यदि आपके क्वेश्चन में आ जाए तो वहां पर आप उस वर्ड को यदि अच्छी तरीके से जानते नहीं हो, आपके टीचर ने यदि बताया नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को बनाओगे तो गलत होने की संभावनाएं अधिक होती है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि ए बी का ब्रदर इन लॉ है, ए बी का ब्रदर इन लॉ है, तो आप हमें समझाओ कि ब्रदर इन लॉ का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहली बात आप एक बात याद रखना कि यदि आपके क्वेश्चन में ब्रदर इन लॉ का यूज किया हो, यदि आपके क्वेश्चन में सिस्टर इन लॉ का यूज किया हो, यदि आपके क्वेश्चन में अंकल का यूज किया हो, यदि आपके क्वेश्चन में आंटी का यूज किया हो, तो ये चारों शब्द ऐसे हैं जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु को डिफाइन नहीं करते। कहने का मतलब क्या है कि यदि आप ब्रदर इन लॉ को ले लो तो मेरे भाई ब्रदर इन लॉ का मीनिंग बहनोई भी होता है, देवर भी होता है, जेठ भी होता है, भसुर भी होता है, साला भी होता है। तो यदि कोई आपसे कहेगा कि ए बी का ब्रदर इन लॉ है तो वहां पे आप क्या लेकर चलोगे? बहनोई लेते हो, देवर लेते हो, जेठ लेते हो, भसुर लेते हो, साला लेते हो। कहने का मतलब कि ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अंकल, आंट, ये चारों शब्द ऐसे हैं जो किसी सिंगल मीनिंग को डिफाइन नहीं करते हैं। दैट्स वाई यदि ये चारों शब्द, मैंने अंकल और आंट को हटा दिया है क्योंकि तो कॉमन चीज है, सब लोग जानते हैं। यदि मैं सिस्टर इन लॉ की बात करूं तो सिस्टर इन लॉ का भी मीनिंग भाभी होता है, देवरानी होता है, जेठानी होता है, साली होता है। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अंकल, आंट, यदि ये चारों शब्द आपके क्वेश्चन में आते हैं तो वहां पर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। डायरेक्टली आपका जवाब होगा कांट बी डिटरमाइंड। हमेशा इस बात को याद रखना कि मुझे मेरे टीचर ने बताया कि यदि मेरे क्वेश्चन में ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अंकल, आंट ये चारों शब्द आते हैं, इंक्लूड है, तो हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व तक नहीं करना है, डायरेक्टली उसका जवाब देना है कांट बी डिटरमाइंड, यानी ज्ञात नहीं कर सकते। या आंकड़े अपर्याप्त हैं। ये सारे ऑप्शन होते हैं, उसको आप क्या करोगे? टिक आउट करोगे। सब कुछ क्लियर है? फिर से एक बार सुन लो। यदि आपके क्वेश्चन में ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अंकल, आंट ये चारों में से कोई भी शब्द आते हैं तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, बिकॉज ये चारों वर्ड सिंगल मीनिंग को डिफाइन नहीं करते हैं। दैट्स वाई मेरा वहां पे जवाब होगा कांट बी डिटरमाइंड, यानी ज्ञात नहीं कर सकते। आंकड़े क्या है? अपर्याप्त है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट नियम को देखते हैं। बाबू यहाँ पे दूसरा रूल क्या कह रहा है, ध्यान से देखना
कि यदि किसी वाक्य में और, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि 5 शब्द होते हैं। और, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि। और, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, ये 5 शब्द प्रत्येक क्वेश्चन में आपको मिलेंगे और इनसे हमें सावधान होकर चलना है। यदि किसी वाक्य में और, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि ये 5 शब्द मिले तो आप इन 5 शब्दों से दिए गए वाक्य में प्रथम स्थान वाले व्यक्ति को बोध करते हैं। फिर से एक बार समझो। यदि किसी वाक्य में और, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि ये 5 शब्द आपको मिल जाए, यदि आपके कंडीशन में 5 में से कुछ भी दिखे तो आप उन शब्दों से, किन शब्दों से, तो और से, लेकिन से, किंतु से, परंतु से, बल्कि से, आप इन 5 शब्दों से दिए गए वाक्य में प्रथम स्थान वाले व्यक्ति को बोध करेंगे, प्रथम व्यक्ति को बोध करेंगे। क्लियर है? सिंटेक्स को देखो, कह रहा है कि और, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, ये ऐसे 5 शब्द हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, बोध करते हैं, डिफाइन करते हैं किसे, तो फर्स्ट पर्सन ऑफ द सेंटेंस, उस वाक्य के प्रथम व्यक्ति को, उस वाक्य के प्रथम व्यक्ति को। छोटा सा एग्जांपल देखो, कह रहा है कि रमेश सुनीता का भाई है। रमेश सुनीता का क्या है? भाई है। रमेश भाई है, रमेश भाई है, तो रमेश भाई होगा तो पॉजिटिव होगा, रमेश भाई होगा तो पॉजिटिव होगा। और वो किसका भाई है? तो सुनीता का, यानी सुनीता इसकी बहन है क्योंकि फीमेल है, सुनीता इसकी बहन है क्योंकि क्या है? फीमेल है, यानी दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो। उसके बाद यहाँ पे एक शब्द आता है और। मिल गया आपको? अरे मिला। तो इस और से आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, रमेश को या सुनीता को? तो मुझे नियम ने बताया कि यदि और, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि ये 5 शब्द आते हैं तो इन 5 का काम है रिप्रेजेंट करना, डिफाइन करना किसे, तो फर्स्ट पर्सन ऑफ द सेंटेंस, यानी उस वाक्य के प्रथम व्यक्ति को, यानी किसे? रमेश को। किसे? रमेश को, यानी रमेश गोलू का पिता है, रमेश पिताजी है। रमेश क्या है? पिताजी है। किसके? गोलू के, यानी गोलू के पिताजी गोलू से एक जनरेशन ऊपर, यानी दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और एरो कहाँ होगा? नीचे की तरफ। बातें आ रही समझ में? बातें आ रही समझ में? क्लियर हो रहा है? फिर से एक बार देखो, मुझे कुछ यहाँ पे करना नहीं है, इन 5 शब्दों को दिमाग में रखो। और, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, ये ऐसे 5 शब्द हैं जो यदि आपके क्वेश्चन में आते हैं, जो यदि आपके कंडीशन में आते हैं, तो आप इन 5 से दिए गए वाक्य में प्रथम स्थान वाले व्यक्ति को बोध करोगे। ये 5 रिप्रेजेंट करेंगे किसे? तो फर्स्ट पर्सन ऑफ द सेंटेंस को। बहुत जगह आपको मिलेगा कि ये 5 शब्द फारदेस्ट वाले को डिफाइन करते हैं। बाबू बातें वही है, फारदेस्ट यानी दूर वाला, फारदेस्ट यानी दूर वाला, जहां पर वह शब्द होगा उससे जो सबसे अधिक दूरी पर होगा उसी को रिप्रेजेंट करना। अब आप देखो यहाँ पे शब्द था, तो इस शब्द से सबसे अधिक दूरी पे सुनीता है या रमेश है? रमेश है, रमेश है। और रमेश इस वाक्य का प्रथम व्यक्ति भी है। ऑल थिंग इज क्लियर? सब कुछ क्लियर हो रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, यदि किसी वाक्य में जो, जिसका और जिससे, WH वर्ड है, ये पढ़े होगे आप लोग, WH वर्ड जो क्वेश्चन क्रिएट करते। यदि किसी वाक्य में जो, जिसका और जिससे ये तीनों शब्द लगे हों, आप क्वेश्चन जब बनाओगे तो ऊपर वाले 5 शब्द भी मिलेंगे और नीचे वाले 3 शब्द भी मिलेंगे। तो ऊपर वाले के साथ मैंने कंडीशन बता दिया कि यदि ये 5 आते हैं तो आप इनसे रिप्रेजेंट करते हो किसे? तो फर्स्ट पर्सन ऑफ द सेंटेंस को या फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेटमेंट को। लेकिन यदि ये तीनों शब्द आते हैं कि यदि किसी वाक्य में जो, जिसका और जिससे लगा हो, तो आप इन तीनों शब्दों से दिए गए वाक्य में दूसरे स्थान वाले व्यक्ति को बोध करते हैं। कौन से व्यक्ति को? दूसरे स्थान वाले व्यक्ति को बोध करते हैं। पढ़ लो नियम क्या कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में जो, जिसका, जिससे लगा रहे तो आप इन तीनों शब्दों से दिए गए वाक्य में दूसरे स्थान वाले व्यक्ति को बोध करते हैं। ये 5 रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट पर्सन को, ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड पर्सन को। सिंटेक्स देखो, जो, जिसका और जिससे, यदि ये तीनों शब्द आपके क्वेश्चन में आते हो, आपके कंडीशन में आते हो, तो वहां भी आप सावधान होकर चलोगे क्योंकि इनका काम है रिप्रेजेंट करना, डिफाइन करना किसे? तो सेकंड पर्सन ऑफ द सेंटेंस। एज फॉर एग्जांपल देखो, KM का भाई है। KM का क्या है? भाई है। तो K भाई है, भाई यानी पॉजिटिव, भाई यानी पॉजिटिव। और किसका भाई है? तो M का। अभी M का जेंडर कंफर्म नहीं है, लेकिन यदि ये भाई है
तो किसका भाई होगा? तो या तो अपने भाई का या तो अपनी बहन का, यानी दोनों कंडीशन में इनके बीच में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? जो। अरे मिला यहाँ पर। तो जो से आप किसको बोध करोगे? के को या एम को? तो मुझे नियम ने क्या बताया कि जो से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? तो सेकंड पर्सन ऑफ द सेंटेंस, यानी सेकंड पर्सन को यानी रिप्रेजेंट करेगा किसको? एम को। किसकी बातें हो रही है? एम की, कि जो एम है वह पत्नी है। एम क्या है? पत्नी है, यानी एम पत्नी होगी तो फीमेल होगी, माइनस होगी। और किसकी? एस की, यानी एस उसका हस्बैंड, यानी पॉजिटिव। और ये दोनों हस्बैंड और वाइफ, यानी दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल एरो। फिर से एक बार समझो, के एम का भाई है, तो भाई कौन है? के, यानी पॉजिटिव। किसका भाई है? एम का। एम भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, यानी एम का जेंडर अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप कैसे दिखाओगे? तो या तो भाई का या तो बहन का, यानी दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो। आगे सेंटेंस में बाबू जो शब्द का यूज किया, तो जो से सेकंड पर्सन का बोध होता है। सेकंड पर्सन कौन है? एम, यानी किसकी बातें हो रही है? एम की, यानी एम क्या है? तो पत्नी है। एम क्या है? तो पत्नी है। तो पत्नी यानी फीमेल, माइनस। और किसकी पत्नी है? तो एस की, यानी दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल एरो। और एस चूंकि हस्बैंड है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब सुनो, जैसे मैंने यहां पे बताया कि इन पांचों से फारदेस्ट वाले का बोध होता है, ठीक उसी प्रकार इन तीनों से नियरेस्ट वाले का बोध होता है। ये भी बातें दिमाग में रखोगे कि जहां पर ये पांचों चीज फारदेस्ट वाले को डिफाइन करते हैं, वहीं पर ये तीनों टर्म नियरेस्ट वाले को डिफाइन करते हैं। देख लो, ये क्या लगा? जो लिखा। तो जो के नजदीक में के है या एम है? तो आप बोलोगे सर एम है। बिल्कुल सही है, यानी जो एम है वही रिप्रेजेंट करेगा किसको? जो को। ऑल थिंग इज क्लियर? आगे बढ़ा जा, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय है राम और रेखा। अब इस स्टेटमेंट के थ्रू आपको दो बातें क्लियर होती हैं कि गंगा के अभी दो बच्चों के बारे में पता है कि वो राम और कौन है? रेखा। तो जितनी बातें आपको पता है उसको पहले नोट करते जाओ। गंगा फीमेल होगी और इनके दो बच्चे राम और रेखा। तो चूंकि माता और पिता के दो संतान, तो दोनों आपस में या तो भाई होंगे या तो दोनों बहनें या तो भाई और बहन, यानी दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो। क्लियर हो रहा है? रेखा शरद की मां है। बाबू रेखा मां है किसकी? शरद की। पॉजिटिव, क्योंकि शरद लड़का होगा। रेखा माँ है किसकी? शरद की, यानी शरद की जो माँ होगी वो शरद से एक जनरेशन बड़ी, क्योंकि माँ यानी फीमेल, और दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और एरो जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। यहाँ पे क्या शब्द आया? देखो ध्यान से देखना। जो मुझे नियम ने बताया, मुझे टीचर ने बताया कि जो से हमेशा सेकंड पर्सन का बोध होगा, यानी जो यहाँ पे आया तो किसके लिए? रेखा के लिए या शरद के लिए? तो आप बोलोगे सर शरद के लिए आया, यानी शरद अपने मामा मिथुन। शरद अपने मामा मिथुन, ध्यान से देखना, शरद के मामा कौन है? मिथुन है। तो बाबू शरद के जो मामा होंगे, यानी मामा यानी मम्मी के भाई, यानी रेखा के भाई। पॉजिटिव बात याद ही समझ में, कोई जबरदस्ती नहीं है, ध्यान से समझना। रेखा शरद की माँ है, रेखा माँ है यानी नेगेटिव, और किसकी माँ है? तो शरद की। शरद उनका बेटा होगा, यानी उनसे एक जनरेशन नीचे। यहां तक सब कुछ क्लियर था, कंट्रोल में था। आगे बढ़ो। जो शब्द आया तो मैंने इसके पीछे तुरंत नियम पढ़ाया था कि यदि किसी वाक्य में जो, जिसका और जिससे शब्द तीनों आते हैं, तो इन तीनों का काम है नजदीक वाले को बोध करना या सेकेंड पर्सन को बोध करना। तो सेकेंड पर्सन भी शरद है, इससे नजदीक में भी शरद है, यानी शरद की बात हो रही है कि जो शरद है वो अपने मामा मिथुन, यानी शरद के मामा कौन हो गए? मिथुन। तो बाबू शरद के जो मामा होंगे, तो मामा कहाँ से आते हैं? मम्मी के भाई को मामा कहते हैं, यानी रेखा का भाई कौन हुआ? मिथुन हुआ। अब ये तीन आपस में भाई बहन हो गए, ये तीनों आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। रेखा शरद की माँ है जो अपने मामा मिथुन का क्या है? बहुत प्रिय है। यहां तक कंडीशन क्लियर है, फिगर भी क्लियर है। चलो, परिवार के मुखिया रामलाल है। अब यहाँ पे एक शब्द आया मुखिया। बाबू याद रखना, मुखिया मतलब दादाजी, नाना जी, जो परिवार में सबसे बड़े होते हैं। दादा की बात हो रही है, आगे क्लियर हो जाएगा।
परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके 2 बेटे गोपाल और कौन है, मोहन है। देखो इस स्टेटमेंट का इस फिगर से अभी कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि यहां पे 3 कैंडिडेट आए, रामलाल, गोपाल और मोहन, जिनका इनसे कोई ताल्लुकात अभी तक नहीं है। तो इनको आप साइड में बनाओगे। देखो कैसे बनाते हैं। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, पॉजिटिव पुरुष है, और उनके 2 बेटे गोपाल और मोहन, इनके 2 बेटे। क्लियर है? क्योंकि पिताजी के 2 संतान तो दोनों आपस में भाई होंगे, दोनों बेटे हैं तो पॉजिटिव। उसके बाद कह रहा है कि गोपाल और गंगा 35 वर्ष से क्या है, विवाहित है। अब यही कंडीशन आपके फिगर को जोड़ेगा, यही कंडीशन आपके फिगर को क्या करेगा, जोड़ेगा। गोपाल और गंगा विवाहित हैं, यानी ये दोनों आपस में हस्बैंड और वाइफ, ये दोनों आपस में हस्बैंड और वाइफ। बातें आ गई समझ में? सब कुछ क्लियर है? गोपाल और गंगा कितने वर्षों से विवाहित हैं, 35 वर्षों से, और उनके 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 3। देख लो इनके, 1 2 3। ऑल थिंग इज क्लियर, सब कुछ क्लियर है, बातें आ गई समझ में? चलो क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा बाबू कि मिथुन का मोहन से क्या संबंध है। देखो जिसके साथ का जुड़ा है उस व्यक्ति, उस टर्म की रिलेशन को आप अपने आंसर शीट में लिखोगे। यानी यहां से एक बात तो कंफर्म हो गई कि मुझे रिलेशन किसका बताना है, तो मिथुन का बताना है। लेकिन किससे, तो मोहन से। से के बारे में आपको बताया गया था कि जिस टर्म के साथ से लगा है वह व्यक्ति आप होते हैं। चूंकि वह व्यक्ति आप होते हैं तो उस जगह पे अपने आप को रखें जहां पर से लगा हो, और वहीं से रिलेशनशिप को क्या करें, डिफाइन करें। यानी आप कौन हो, मोहन हो, तो अपने आप को मोहन की जगह रखो। और देखना किसे है, तो मिथुन को। तो देखो ये आप, ये आपका भाई, और ये भाई का कौन है, बेटा है। तो भाई का बेटा अपना कौन होता है, भतीजा। कौन होता है बाबू, भतीजा। अंग्रेजी में उसको नेफ्यू कहते हैं। भतीजा यानी नेफ्यू। अब देख लो ऑप्शन, चाचा, चाचा है नहीं, पुत्र है नहीं, भाई है नहीं। यानी जो मेरा आंसर है वो इस ऑप्शन में मौजूद नहीं है। दैट्स वाई मेरा आंसर हुआ नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि ए डी की माँ है और बी की क्या है, बहन है। ध्यान से सेंटेंस पे ध्यान देना। यहाँ पे क्या आया, और आया। ए डी की माँ है, पहले आप इतने इस सेंटेंस को पढ़ो। ए डी की माँ है, माँ कौन है, ए, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव होगी, सॉरी ए क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है, माँ है। नेगेटिव को आप सर्किल में भी कर सकते हो, बताया था मैंने। ए माँ है किसकी, तो डी की। तो बाबू यदि ए माँ है तो माँ किसकी होगी, या तो अपने बेटे की या तो अपनी बेटी की, और वो है कौन, तो डी। यानी दोनों कंडीशन में वो अपनी मासिक जनरेशन क्या होगा, नीचे होगा। लेकिन अभी डी का जेंडर कंफर्म नहीं है। क्लियर है? आगे कुछ लिखा है, और आप हमें समझाओ कि और से किसका बोध होता है, फर्स्ट पर्सन का या सेकंड पर्सन का। तो नियम वहां पे क्लियर लिखवाया गया था, बताया भी गया था कि यदि आपके स्टेटमेंट में, यदि आपके कंडीशन में और, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि ये 5 शब्द आते हैं तो आप इन 5 शब्दों से दिए गए वाक्य में प्रथम स्थान वाले व्यक्ति को बोध करते हो या फारदेस्ट वाले को रिप्रेजेंट करते हो। यानी प्रथम स्थान वाले व्यक्ति कौन है, ए है। यानी किसकी बातें हो रही है, ए की, कि जो ए है वो बहन है। ए क्या है, बहन है, यानी नेगेटिव होगी। और किसकी बहन है, बी की। अब यहाँ पे बी का भी जेंडर कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ए बहन है किसकी, बी की। यानी दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? फिर से बताया एक बार, चलो देखो। ए माँ है, नेगेटिव। किसकी माँ है, डी की। यानी डी या तो उनका बेटा या तो उनकी बेटी, दोनों कंडीशन में वे अपनी मासिक जनरेशन नीचे होंगी। बीच में वर्टिकल लाइन और एरो क्या होगा, नीचे की तरफ। वर्टिकल लाइन क्यों देते हो, बताया गया था कि यदि आपके क्वेश्चन में दिए गए दोनों व्यक्तियों के बीच में बड़े और छोटे की बात की जाए तो वहां पर आप उन दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं। और यदि आपके क्वेश्चन में दिए गए दोनों व्यक्तियों के जनरेशन सेम है तो वहां पे आप उन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करते हैं। आगे कह रहा है बाबू और लगा दिया। और कहने का मतलब कि इस शब्द से आप हमें एक बात समझा दो कि फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करोगे या सेकेंड पर्सन को।
नियरेस्ट वाले को या फारदेस्ट वाले को? तो आपका जवाब होगा सर फर्स्ट पर्सन को और फारदेस्ट वाले को। किसको? फारदेस्ट वाले को। यानी दोनों में किसकी बातें हो रही है? ए की, कि जो ए है वो क्या है? बहन है। ए क्या है? बहन है। तो ए बहन है यानी निगेटिव, तो किसकी बहन होगी? या तो अपने भाई की या तो अपनी बहन की। यानी बी का जेंडर कंफर्म नहीं है, उसके बावजूद भी आप इनके बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो का यूज करोगे, क्योंकि बी का जो रिलेशन बनने वाला है या तो भाई का बनेगा या तो बहन का बनेगा। आगे देखो, कह रहा है कि बी की एक बेटी कौन है? सी है। बी का जेंडर कंफर्म हुआ है? नहीं, लेकिन उसकी बेटी कौन है? सी है। तो बी की बेटी बी से एक जनरेशन नीचे, और चूंकि बेटी है तो क्या होगी? निगेटिव होगी। चूंकि बेटी है तो क्या होगी? निगेटिव होगी। बी की एक बेटी कौन है? सी है। सी बेटी है। बेटी कौन है? बेटी सी है, यानी सी निगेटिव होगी। किसकी बेटी है? तो बी की, यानी बी से एक जनरेशन नीचे। यहाँ पे क्या लिखा है? जो। आप बताओ कि जो से किसका बोध होगा? फर्स्ट पर्सन का कि सेकेंड पर्सन का? फारदेस्ट वाले का या नियरेस्ट वाले का? तो आप बोलोगे सर कि जो से सेकेंड पर्सन का बोध होगा, नियरेस्ट वाले का बोध होगा। यानी किसकी बातें हो रही है? सी की। किसकी? सी की। किसकी? सी की। यानी जो सी है वो एफ से क्या है? ब्याही है। आप बताओ कि जब सी की शादी एफ से हुई है तो उसमें सी का रोल क्या है? वाइफ का, यानी एफ इसका हस्बैंड होगा। संतुष्ट हो? बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में? यहाँ पे लिखा है जो से किसका बोध होगा? सेकेंड पर्सन का, नियरेस्ट वाले का। यानी सी किससे ब्याही है? एफ से। यानी यदि सी की शादी एफ से होती है तो सी का रोल उसमें किसका होगा? वाइफ का। यानी एफ जो होगा उसका क्या होगा? हस्बैंड होगा। यानी दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल एरो। हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल एरो। क्लियर है? आगे बढ़ो। जी ए का पति है। पति कौन है? जी। तो जी पति होगा तो पॉजिटिव होगा। जी पति होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और वो किसका पति है? ए का, यानी ये उसकी पत्नी। यानी दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल एरो। हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल एरो। ऑल थिंग इज क्लियर? सब कुछ समझ में आ रहा है? बातें क्लियर हो रही है? चलो देखो, क्वेश्चन पूछा है कि जी का डी से क्या संबंध है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिसके साथ का जुड़ा होगा उस टर्म के रिलेशन को आप अपने आंसर शीट में लिखोगे, और जिसके साथ से जुड़ा है वो पर्सन आप होते हैं। क्योंकि वो पर्सन आप हैं तो अपने आप को डी पर ही रखें और वहीं से रिलेशनशिप को क्या करें? कंफर्म करें। तो अपने आप को आप डी पे रख लो। वेयर इज डी? ये रहा। डी का जेंडर कंफर्म नहीं है, लेकिन ये आप हैं। अपने आप को आप डी पर ही रखोगे, क्योंकि नियम कहता है कि जिसके साथ से लगा है वही व्यक्ति आप है और वहीं से रिलेशनशिप को देखा जाता है। यानी यदि आप डी हैं तो देखना किसे है? देखना किसे है? देखना किसे है? तो जी को। किसको देखना है? जी को। तो देखो ये आप हैं, ये आपकी मम्मी, और मम्मी के हस्बैंड को क्या कहते हैं? पापा। पापा यानी पिता। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। सब कुछ क्लियर हो रहा है? सब कुछ क्लियर हो रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि डी बी का सन इन लॉ है। अब देखो सन इन लॉ, सन इन लॉ का मतलब दामाद होता है। सन इन लॉ का मतलब क्या होता है? दामाद होता है। बिल्कुल सिंगल मीनिंग है। तो डी जो है वो दामाद है। डी जो है वो क्या है? दामाद है। किसका? तो बी का। तो यदि मुझे दामाद बनना है, यदि मुझे क्या बनना है? दामाद बनना है। तो यदि मुझे नहीं डी को दामाद बनना है और किसका? तो बी का। तो देखो फिगर कैसे कन्वर्ट करोगे? तो बोलोगे सर कि बी की कोई बेटी होगी। बी का जेंडर कंफर्म नहीं है, लेकिन बी की कोई बेटी होगी और उसकी शादी डी से हुई है, क्योंकि डी क्या है? दामाद है। किसका? तो बी का। दामाद यानी बेटी के हस्बैंड को दामाद कहते हैं। बेटी के हस्बैंड को क्या कहते हैं? दामाद कहते हैं। बेटी के हस्बैंड को क्या कहते हैं? दामाद कहते हैं। यानी बी की बेटी और उनका हस्बैंड कौन है? डी। यानी बी का दामाद कौन हो गया? डी हो गया। वही कह रहा है ना कि डी सन इन लॉ है। डी क्या है? सन इन लॉ है, यानी दामाद है। किसका? तो बी का। डी दामाद है। किसका? तो बी का। कैसे? तो बी की बेटी या बेटी के हस्बैंड को क्या कहते हैं? दामाद कहते हैं। ऑल थिंग इज क्लियर? बात आ रही समझ में? और यानी किसका बोध होगा? डी का, फर्स्ट पर्सन का। हमेशा याद रखिएगा कि और से फर्स्ट पर्सन का ही बोध होता है। और यानी कौन है? डी जो है वो ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ आ गया जी। बोलो क्या करोगे? आगे बढ़ोगे? आगे बढ़ोगे?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बढ़ना बिल्कुल जुर्म होगा। आप गुनाह करोगे बढ़ोगे तो, क्योंकि मुझे टीचर ने बताया कि ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अंकल, आंट, ये चारों ऐसे शब्द हैं जिनका कोई सिंगल मीनिंग नहीं होता। और यदि ये चारों शब्द आपके क्वेश्चन में आते हैं, कंडीशन में आते हैं, तो वहां पर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। डायरेक्टली आपका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते, या डाटा इज अनसफिशिएंट, यानी आंकड़े क्या है, अपर्याप्त हैं। देखो ऑप्शन में होगा। सब कुछ समझ में आ गया? बात आई समझ में? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे? परेशानी होगी? यदि परेशानी होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। यदि परेशानी नहीं होगी तो अगले क्लास में हम लोग इसके सेकेंड टाइप यानी कोडिंग टाइप को देखेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, और जितनी हो सके पढ़ाई करो और दूसरे का क्या करो, हेल्प करो। और साथ ही साथ यदि ऐसे कोई विद्यार्थी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उन्हें बोलें, बताएं कि आप के ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्या हो सके, लाभ उठा सके। धन्यवाद।